क्या आपको पता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ने पर आपको अपने ही पैसे के इस्तेमाल के लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है और अगर सही प्लानिंग नहीं की जाए तो आपकी मेहनत की कमाई पर बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि एफडी तोड़ने पर आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे शॉर्ट में एफडी कहते हैं, जो कि बैंक में पैसा जमा करने का एक तरीका है जहाँ आप अपनी एक तय रकम को एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में रखते हैं। इसके बदले में बैंक आपको उस रकम पर ब्याज यानी इंटरेस्ट देता है। ये नॉर्मली आपके सेविंग अकाउंट से अलग होता है क्योंकि इसमें आपका पैसा एक फिक्स समय के लिए लॉक हो जाता है। ये इन्वेस्टमेंट करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका माना जाता है, लेकिन समय से पहले इसे तोड़ने पर आपको कुछ फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। अब वो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं एफडी तोड़ने से, उसको हम समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन यानी ब्याज दर में कटौती। इसमें जब भी आप समय होने से पहले एफडी को तोड़ते हैं तो बैंक उस पर कम इंटरेस्ट रेट लागू कर देता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी एफडी पर आपको 7% ब्याज मिल रहा था और आपने इसे तोड़ दिया तो बैंक सिर्फ और सिर्फ 4 से 5% ही ब्याज देगा। इसमें दूसरा पॉइंट आता है पेनल्टी चार्जेस, यानी अगर आप समय होने से पहले ही एफडी को तोड़ते हैं तो बैंक उस पर पेनल्टी चार्ज करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी एफडी पर 6% इंटरेस्ट है और बैंक 1% पेनल्टी लेता है तो आपको सिर्फ 5% ही ब्याज मिलेगा। इसमें तीसरा पॉइंट आता है रिड्यूस मैच्योरिटी अमाउंट, यानी एफडी तोड़ने पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कम ब्याज मिलेगा, जिससे मैच्योरिटी अमाउंट घट जाती है। इसका मतलब है कि जो भी पैसा आपने एफडी में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगेगा। वो इसलिए क्योंकि समय खत्म होने से पहले ही आपने अपने पैसे को निकाल लिया। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपने 50,000 रुपए की एफडी कराई है जो कि एक साल में 53,000 होने वाली थी, यानी 53,000, लेकिन आपने 6 महीने में ही पैसा वापस ले लिया। अब यहाँ पर बैंक आपको 6 महीने का ब्याज देगा जो कि लगभग 51,500 हो सकता है, यानी 1,500 ब्याज मिलेगा, लेकिन साथ ही बैंक 500 रुपए पेनल्टी भी लेगा। अब यहाँ पर आपको टोटल 51,000 रुपए ही मिलेगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैच्योरिटी अमाउंट घटने का मतलब है कि आपको फिक्स्ड अमाउंट से कम पैसा मिल रहा है। इसमें चौथा पॉइंट आता है टैक्स पर असर, यानी एफडी से कमाए इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है। अगर आप एफडी को तोड़ते हैं तो टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर सरकार टैक्स लगाती है, और अगर आप एफडी को तय समय से पहले तोड़ते हैं तो ये आपके टैक्स लायबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। जब भी आप एफडी से ब्याज कमाते हैं तो ये आपके सालाना इनकम में जोड़ा जाता है। इस ब्याज पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है जिसमें आपकी कुल इनकम आती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है और एफडी से 20,000 ब्याज मिलता है तो आपकी कुल इनकम 5,20,000 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप 5 लाख की सीमा पार कर गए हैं तो आपको ज्यादा इनकम पर 5% या फिर 10% टैक्स देना होगा टैक्स स्लैब के हिसाब से। इसमें पांचवा पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर असर पड़ना, यानी एफडी तोड़ने से आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान पर अफेक्ट पड़ सकता है। अगर आप इसे बच्चों की पढ़ाई या फिर घर खरीदने के लिए रख रहे थे तो समय से पहले तोड़ने पर उस लक्ष्य को हासिल करना और भी मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर एफडी टूटने से बचने के उपाय को समझते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है चूज पार्शियल विड्रॉल ऑप्शन। इसका मतलब है कि कई बैंक पार्शियल विड्रॉल की अनुमति देते हैं जिसमें पूरी एफडी तोड़े बिना ही कुछ अमाउंट निकाली जा सकती है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल करना, यानी बैंक एफडी तोड़ने के बदले लोन या ओवरड्राफ्ट सुविधा देता है जो कि ये एफडी तोड़ने से बेहतर ऑप्शन होता है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है इमरजेंसी फंड रखना, यानी एफडी तोड़ने से बचने के लिए आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड तैयार रखना है। इसमें चौथा पॉइंट आता है एफडी को टेन्योर के हिसाब से डिवाइड करना। इसका मतलब है कि अपनी कुल एफडी अमाउंट को अलग अलग टेन्योर यानी अलग अलग समय के लिए बांटकर एफडी बनाना। इससे आप अपनी जमा राशि को ज्यादा लचीलेपन और सुविधा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर टेन्योर यानी एफडी का समय जिसके लिए आप पैसा जमा करते हैं, ये समय 7 दिन से लेकर 10 साल तक हो सकती है। अब यहाँ पर डिवाइड करना क्यों फायदेमंद है इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर आप पूरा अमाउंट एक ही एफडी में रखते हैं और बीच में आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको पूरी एफडी तोड़नी पड़ सकती है। इसके वजह से आपको ब्याज में नुकसान होगा, टैक्स और पेनल्टी लगेगी और जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान होगा वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो बड़ी बड़ी अमाउंट की एफडी को छोटे छोटे टेन्योर में डिवाइड करें, इससे आपको एक एफडी तोड़े बिना ही पैसे की जरूरत पूरी हो सकती है। अब यहाँ पर आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए आपको अपने जरूरतों
जरूरतों के आधार पर अलग अलग टेन्योर के लिए छोटी छोटी एफडी बनानी है। एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए की अमाउंट है, इसमें आप 50,000 रुपए की 1 साल के लिए एफडी बना सकते हैं और दूसरे 50,000 की 2 साल के लिए और बाकी के 1 लाख रुपए की 5 साल के लिए एफडी बना सकते हैं, कुछ इस तरीके से। इसमें अगला पॉइंट आता है बैंकों की शर्तों को समझना, यानी एफडी बनाने से पहले आपको बैंक की पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। अब हम इसके फायदे को देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है लिक्विडिटी, यानी अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई तो आप सिर्फ एक छोटी एफडी तोड़ सकते हैं और बाकी एफडी पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। इसमें दूसरा पॉइंट आता है टैक्स और पेनल्टी से बचाव, यानी आपको पूरी एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं होगी, जिसके वजह से ब्याज और टैक्स का नुकसान कम होगा। इसमें तीसरा फायदा आता है इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट, यानी इसमें अलग अलग समय में इंटरेस्ट रेट अलग होती हैं, डिवाइड करने से आप हाई इंटरेस्ट रेट का लाभ ले सकते हैं। इसमें चौथा फायदा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। इसमें आप अपनी जरूरतों जैसे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जरूरतों के आधार पर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसमें कि सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट और समय की तुलना करना, दूसरा आता है बैंक के नियम और पेनल्टी को जानना है और तीसरा आता है कि अपने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखना है। ये तो हो गई कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन अब बात आती है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें कि सबसे पहले आता है कि बिना सोचे समझे एफडी को नहीं तोड़ना है और दूसरा पॉइंट आता है कि सिर्फ इमरजेंसी पड़ने पर ही आपको एफडी का इस्तेमाल करना है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि आपको सिर्फ एफडी पर ही डिपेंड नहीं रहना है, आप और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अपना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका एफडी कितना सुरक्षित है। इसमें जब आप एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा कितना सुरक्षित है और आपके इन्वेस्ट को लेकर कोई जोखिम है भी या फिर नहीं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा, यानी एफडी में किया गया इन्वेस्ट बैंक के जरिए सुरक्षित होता है। यहाँ पर सभी बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। सभी बैंकों को DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत कवर किया जाता है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है DICGC का कवरेज। यहाँ पर अगर बैंक रप्ट हो जाता है तो DICGC हर जमाकर्ता को ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा देगा, उससे ज्यादा नहीं। ये अमाउंट ओरिजिनल डिपॉजिट और ब्याज इन दोनों को मिलाकर होती है। इसमें तीसरा पॉइंट आता है सरकारी और प्राइवेट बैंकों का अंतर। इसमें सरकारी बैंकों में एफडी लगभग ज्यादातर सुरक्षित मानी जाती है, क्योंकि सरकार उनकी स्टेबिलिटी को तय करती है और वहीं पर प्राइवेट बैंकों में भी एफडी सुरक्षित है, लेकिन इनमें जोखिम थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये पूरी तरह मार्केट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड होते हैं। इसमें चौथा पॉइंट आता है एनबीएफसी और कंपनी की एफडी। यहाँ पर बैंकों की एफडी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या कंपनियों की एफडी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होती है। यहाँ पर एनबीएफसी या कंपनी एफडी पर ब्याज दरें ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन इनमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। अब यहाँ पर आप कैसे तय करेंगे कि आपकी एफडी सुरक्षित है? इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रिलायबल बैंकों का चुनाव करना, यानी आपको सरकारी या फिर बड़े प्राइवेट बैंकों में एफडी कराना है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है DICGC कवरेज की जानकारी लेना, मतलब आपको ये तय करना है कि बैंक DICGC के तहत आता भी है या फिर नहीं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है एफडी की समय सीमा सोच समझ कर चुनना। इसमें लंबे समय की एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इंटरेस्ट रेट और मार्केट के ट्रेंड पर विचार करना है। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।